हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की तीसरी कॉमिक्स, नरक तंज। नरक नाशक नागराज में अब तक तंत्र तक्षक तूतन खामन और नाग तंत्रिका विशंदर के षड्यंत्रों को नाकाम कर नरक नाशक नागराज ने उन्हें समय धारा में लोप कर दिया, जिसमें नागराज की सहायता की RIP रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मलिज्म के जाबाज अफसरों गगन, विनाशदूत, ताइरा और मॉन्टी ने। साथ ही एक अज्ञात नाग शक्ति नागतंत्रिका नगीना ने। नागतंत्रिका नगीना के अनुरोध पर नरक नाशक उसके साथ एक अज्ञात सफर पर निकल पड़ा, जो जल्द ही उसके अस्तित्व की सबसे विषम और बड़ी खोज बनने वाला था। दूसरी ओर किसी अज्ञात स्थान पर संपूर्ण विश्व अपराध जगत को इकट्ठा कर रहा था पापाध्यक्ष नामक एक रहस्यमय व्यक्तित्व, जिसके सामने प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि प्रस्तुत करता है अपनी दावेदारी कि क्यों नागराज को मारने का प्रथम अवसर उसे ही प्रदान किया जाना चाहिए। नागमणि बताता है कि किस प्रकार इच्छाधारी नागों की खोज में भटकता हुआ वह एक अज्ञात रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा, जहां एक घायल मरते हुए नाग पुजारी ने उसे एक मृत्युंजयी बालक के लालन पालन का दायित्व सौंपा। नागमणि ने उस मेडिकली डेड बच्चे के मस्तिष्क का संपर्क उसके जिस्म में प्रवाहित होते तीव्र विष से काट कर उसे पुनः जीवित कर दिया, और फिर शुरू हुआ पिता पुत्र का एक अद्भुत रिश्ता और उस मृत्युंजय बालक के नरक नाशक बनने का कठिन सफर। उपरोक्त घटनाक्रम के बारे में सविस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें पूर्व प्रकाशित विशेषांक मकबरा, तक्षक, नरकनाशक और नरक नियति। और ये सभी कॉमिक्स चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध हैं। तो खुद ही मेरे जाल में फंस गया नागराज। मेरी ये नागमणि मेरी तंत्र ऊर्जा के लिए परिवर्धक का काम करती है। वह क्या कहते हैं इंसान इसे, हाँ, एम्पलीफायर का। अब ये एम्पलीफायर तेरी हथेली में धंसा हुआ और तुझे कमजोर कर रहा है। इसके प्रभाव से तू अपने किसी नाग को मदद के लिए शरीर से बाहर भी नहीं निकाल सकता, और ना ही अपनी किसी अन्य शक्ति नाग शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब मैं अपनी बहुगुणित हुई तंत्र ऊर्जा से तुझे इत्मीनान से खत्म कर सकती हूँ। बस तुझे खत्म करने से पहले अफसोस यही रहेगा कि तू असली तक्षक नहीं निकला। नागमणि आइलैंड नाउ। यह तक्षक वाला चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर फिलहाल इतना समझ आ रहा है कि नगीना जो भी कह रही है वह करके दिखाने वाली है। इस नागमणि से निकलती तंत्र तरंगे मेरी धमनियों से होती ही मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रही हैं। इनका दबाव शीघ्र ही मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देगा, और मैं किसी भी तरह उसे ऐसा करने से रोक पाने में सक्षम नहीं हूँ। एक मिनट, मैं अपनी किसी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो मुझसे बड़ी नाग शक्ति मौजूद है। कालदूत अभी तक मेरे वार से आंशिक पक्षाघात में है। ऐसे में अगर उनके हथियार उधार ले लूं तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? काल सर्पी सिर्फ मेरा आदेश मानता है। हाँ, आपने इसे आखिरी आदेश मुझ पर वार करने का ही दिया था। मैं वही करने में इसकी मदद कर रहा हूँ। नगीना की मणि हाथ में लेना महंगा पड़ा। इस बार मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। यह हथियार कालदूत के आदेशों पर चलते और इस समय कालदूत इनका प्रयोग नहीं कर सकते। खाक! आपका कालसर भी मेरा हाथ अपनी गिरफ्त में लेगा। इसकी मजबूत जकड़ से इस हाथ का रक्त संचार और तंत्र ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो जाएगा। ओह, क्या दिमाग लगाया तूने। मैं तो कायल हो गई तेरी बुद्धि की, लेकिन नगीना के तरकश में तीर और भी है। अफसोस तुम्हारे तीर थोड़े सुस्त हो गए। कालदूत के हाथ में थमा चीर चला। खच! आह! तुम्हें चीर देगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये काल त्रिशूल इस मणि को मेरे हाथ से अवश्य अलग अलग कर देगा। खट! और इसके लिए मुझे नाग त्रिशूल अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कालदूत के हाथ को कंट्रोल करना होगा। कर दिया अलग। तुमने खुद ही मुझे तुम्हें हराने का मार्ग दिखा दिया है। काल सर भी तुमसे लिपटा हुआ है। मेरे आदेश देते ही वह मुझे लग ही रहा था कि आपके दिमाग की बत्ती किसी भी क्षण जल सकती है। हाँ, क्षमा चाहता हूँ महात्मन, पर यह अवसर मैं आपको नहीं दे सकता। आप दोनों की पराजय के साथ लड़ाई का यह अध्याय तो खत्म हो गया। अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। बेशक, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे वत्स। आप आप तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने जो वार किया था, कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे वार ने वाकई हमें पंगु कर दिया था। जैसे ही तुम्हारा ध्यान हमसे हटा, हमारी योग कुंडली ने तुम्हारे वार के असर को काट दिया। फिर आपने मुझ पर दोबारा वार क्यों नहीं किया? कालदूत को तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते, और पराजित होने वाली शख्सियत तुम भी नहीं। अगर हम फिर भी लड़ते तो यह निरर्थक द्वंद्व अनिश्चित काल तक चलता रहता। हमारा मकसद केवल तुम्हें परखना था नागराज, और इस परीक्षण में तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई तक्षक की उपाधि के योग्य हो। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा महात्मन। सब समझ आ जाएगा नागराज। समय आ गया है कि तुम अपने अस्तित्व की खोज करो।
सम प्लेस अननोन नाउ। तो नागराज ने उस 3 धड़ वाले इच्छाधारी नाग और उसकी साथी नागिन को हरा दिया। हाँ, हमेशा की तरह जब लगा कि नागराज हार जाएगा, पता नहीं कैसे कमबख्त ने अपनी हार के मुंह पर जीत का तमाचा जड़ दिया। डोंट वरी माय सन, शांत रहो। नरक नाशक के वजूद पर शिकस्त की काली स्याही हम ही पोतेंगे। क्या उस बुड्ढे इच्छाधारी नागव्यू के बारे में कुछ बताया? नहीं, गोलमोल बातें कर रहा है। पर इतना तो पक्का है कि नगीना नागराज को कालदूत के पास नागव्यू के लिए ही लाई है। उन दोनों ने नागराज के असली तक्षक होने की पुष्टि के लिए उससे युद्ध किया था। अच्छा किया कि तुमने खुद बीच में कूदने से पहले मुझे बुला लिया। तुम्हारे अभी बीच में कूदने से सारा खेल बिगड़ जाएगा। अभी सिर्फ पूरे तमाशे पर नजर रखो। नागराज के बारे में जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पर यह पापाध्यक्ष कुछ ऐसा जानता है जो मैं भी नहीं जानता। क्या मतलब? पापाध्यक्ष का विश्व अपराध जगत को इकट्ठा करना और नागराज को मारने के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना, वह भी ठीक उस समय जब नागराज अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज शुरू करने वाला है, यह साबित करता है कि पापाध्यक्ष नहीं चाहता कि नागराज कभी भी इस खोज को पूर्ण करे। इसके पीछे उसका मकसद क्या है ये तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि नागराज के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मुझे उस जिंदगी के कतरे कतरे का हिसाब वसूलना है, और वह हिसाब है नागव्यू। एक बार नागराज नागव्यू का पता लगा ले, उसके बाद पापाध्यक्ष को मिलेगी नागराज की जान, और तू मेरा असली वारिस, मेरा बेटा, मुझे मेरा अधिकार दिलाएगा। मेरा अधिकार यानी विश्व अपराध जगत पर प्रोफेसर नागमणि का एक छत्र राज। बातें बहुत हो गई, अब काम पर ध्यान दिया जाए। तुम नागराज पर हर क्षण नजर रखो और मैं नागराज की दास्ता बयान करने वापस लौटता हूँ। बेवकूफ इंसान, दुनिया का ऐसा कोई पापी नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मुझसे छुपाओ, क्योंकि मैं पाप का खुदा हूँ। तेरे मन की काली कोटर में पाप के कुलबिलाते बीज मैं तुझसे पहले महसूस कर सकता हूँ नागमणि। तो मुझे डबल क्रॉस करने की सोच रहा है, पर मेरे असल मकसद से तू और यहाँ मौजूद हर शख्स अनजान है। पापाध्यक्ष व सभी उपस्थित मित्रों से मैं माफी चाहता हूँ। अब अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। अपने कठोर पत्थर हो चुके दिलों को थाम लीजिए, कहीं उन्हें छलनी न कर जाए भावनाओं, रिश्तों और विश्वासघात का ये नरक दंश। तो जैसा कि मैंने बताया मित्रों, वह तक्षिका और नरक नाशन नागराज का पहला आमना सामना था। नागराज के लिए भी इच्छाधारी नाग किसी आम इंसान की तरह कल्पनाओं की दुनिया में बसने वाले प्राणी थे अब तक। पर अब उसकी दुनिया बदलने वाली थी, सोच बदलने वाली थी, वजूद बदलने वाला था। समझ नहीं आ रहा कि मैं हकीकत की दुनिया में हूं या किसी परी कथा में आ गया हूं। पहले सुरसा सर्प और अब यह आधी नागिन आधी इंसान जैसी लड़की। तुम हो क्या भला? इस तंत्रवन की रक्षिका हूं मैं, नाम है मेरा तक्षिका। रक्षिका तक्षिका या जो भी तुम हो, मुझ पर क्यों मेहरबान हो रही हो? छोड़ो मुझे। यह पूरा तंत्रवन तक्षिका के तंत्र का गुलाम है। निषिद्ध कालदीप पर बाहरी दुनिया के किसी भी प्राणी का प्रवेश वर्जित है, और अगर तुम्हारे जैसा कोई प्राणी भूले से यहाँ भी जाए तो इस कालवन से वह नहीं, उसकी मृत आत्मा ही बाहर निकलती है। व्हाट द हेल! इसके इशारे पर कटीली वेले मुझे हवा में उठा रही हैं। उस नागिन की चमत्कारी शक्तियां उसे हैरान भी कर रही थी और परेशान भी। ऐसा अजूबा जिंदगी में पहली बार देख रहा था वह लड़का। वह कुछ पलों के लिए असमंजस में था। तंत्र और नाग शक्तियों का सामना करना तो उसके गुरु ने उसे सिखाया ही नहीं था। अफसोस, आज तक तंत्र वन में जान गंवाने वाला कोई भी प्राणी इतना आकर्षक नहीं था। तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकालने में दुख होगा मुझे, पर उसके गुरु ने उसे यह जरूर सिखाया था कि धैर्य और बुद्धि से कोई बड़ा बल, कोई शक्ति नहीं होती। और यह तो हम सभी जानते हैं कि नागराज में ये दो चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं। ये कटीली बेलें इसके इशारे पर चलती हैं। अगर वह इनके कमांड देने की हालत में ना रहे तो बात बन सकती है, पर ऐसा होगा कैसे? आम प्राणी तो मेरे खून में मौजूद विष से गल जाते हैं, लेकिन इस तंत्र बेलों पर इनका असर नहीं पड़ रहा। अद्भुत! तेरे भीतर नाग शक्तियों को मैंने महसूस तो किया था, पर यह अंदाजा हरगिज नहीं था कि तेरा शरीर अनगिनत नागों का घर है। शायद ये नाग भी तेरा अंत समय आया देखकर तुझे छोड़े जा रहे हैं। अगर नागराज के लिए तक्षिका की शक्तियां अनजान थी, तो तक्षिका भी उस जलजले से अनभिज्ञ थी जिसे नागराज कहते हैं। पर जल्दी उसे पता चलने वाला था कि नागराज और उसके नाग वैसे ही अभिन्न है जैसे सूर्य और ऊष्मा। ओ, ये क्या हुआ? ये वृक्ष कैसे उखड़ गया? मेरे जिन साथियों को तुम भाग्य समझ रही थी, वो दरअसल मेरे ही आदेश पर इस पेड़ की जड़ें खोद रहे थे जिससे तुम लिपटी हुई है। कर्र! मैं तंत्र मंत्र के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर मुझे लगा था कि तुम्हारा ध्यान भंग होते ही ये बेलें निष्क्रिय हो जाएंगी।
इन्हें दोबारा तुम्हें जकड़ने का आदेश देने में देर नहीं लगेगी मुझे। इसके इशारे पर बेलें फिर तेरी ओर बढ़ रही हैं। जल्दी कोई उपाय सोच राज बेटे। अचानक कुछ अप्रत्याशित कर डाला लड़के ने। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर फिलहाल कोई दूसरा आइडिया आया नहीं, तो सोचा इसे ही ट्राई करके देख लूं। सिर्फ नाक शक्तियों का ही नहीं, बल्कि दिमाग का भी धनी था वह। उसकी यही खूबी शायद उसे अपने दुश्मनों के बीच भी आदर भाव दिलाती है। तुम इन खूनी बेलों को मुझे झगड़ने का निर्देश दे चुकी हो। अब बिना तुम्हें चपेट में लिए इनका मुझे झगड़ पाना नामुमकिन है। या तो तुम्हें इन्हें रोकना होगा, या फिर दोनों साथ जाएंगे। उफ, किसी कोबरा जैसा तेज और शैतानी दिमाग है तुम्हारा। अपने ही वार का स्वाद चखना हर किसी के वश की बात नहीं होती। खूनी बेलों को रोकना पड़ा तक्षिका को, लेकिन तक्षिका का तंत्र तुझे एहसास दिला देगा कि तंत्र शक्ति के सामने दिमाग कितना तुच्छ है। ओह, ये तंत्र हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि ये शरीर के साथ साथ आत्मा पर भी आघात करते महसूस हो रहा है। मैंने आज तक ऐसे वारों का सामना कभी नहीं किया, और अगर इसके 2-3 वार और लग गए तो ये अवसर दोबारा कभी मिलेगा भी नहीं। ये अपना ध्यान केंद्रित करके वार करती है। अगर इसे ध्यान ही ना केंद्रित करने दूं तो। शाबाश साथियों, इसे स्थिर मत होने दो। ओह, तो तुम और तुम्हारे ये साथी मिलकर मुझ पर वार कर रहे हैं, ताकि मैं अपना ध्यान एक जगह केंद्रित ना कर सकूं और तुम पर वार ना कर सकूं। लेकिन तुम्हें तक्षिका की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इस तंत्रवन का पत्ता पत्ता तक्षिका के आदेश पर चलता है। कैसा जादू है ये! इसके इशारे पर जंगल के सभी पेड़ पौधे, झाड़ियां, पत्ते आदि नागों में परिवर्तित हो गए। तो नागों से भी बात कर लेते हो तुम, लेकिन ये मेरा तंत्र जंगल है। ये नाग तुम्हारा नहीं, मेरा आदेश मानते हैं। कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही। इसके असंख्य नागों के जंगल और तंत्रवारों से एक साथ निपट पाना मुश्किल है। मेरे नाग साथी भी इस नाग जंगल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आसपास ऐसी कोई चीज भी नहीं दिख रही जिसका प्रयोग बचाव के लिए किया जा सके। छुपने के लिए जगह तलाश रहे हो? तक्षिका के तंत्र वन में इस धरती, आसमान और झील के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हें पनाह दे सके। धरती और आसमान का तो पता नहीं, पर इस झील से काम चलाया जा सकता है। इस झील की ओर इसके तंत्र नागों का जंगल नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी जलचर नाग नहीं है। तंत्रवार से मरने के बजाय पानी में डूबकर मरने का फैसला किया है क्या तुमने? या फिर तुम सोचते हो कि पानी में जाकर मेरे तंत्रवारों से बच जाओगे? छपाक! गलत सोचते हो तुम। मेरे तंत्रवारों से नहीं बच पाओगे। तुम्हारे पानी में जाते ही मैं अपने तंत्रवार से इस झील की सतह ठोस कर दूंगी। इस बर्फ के सतह पिघलने से पहले कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। मेरी तंत्र किरणें भी नहीं। इसने तो वाकई झील की सतह जमा दी, और मेरा कोई भी वार इस जमी हुई सतह को तोड़ नहीं पा रहा। फेफड़ों में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। यह वह समय था जब नागराज के सूक्ष्म सर्पों पर लगाए मेरे नैनाइट रिसेप्टर्स चिप ने भी कुछ पलों के लिए सिग्नल भेजने बंद कर दिए थे। मेरा कलेजा दहल उठा था इस विचार से ही कि वह कालदीप मेरे अकेले के टुकड़े का काल बनने वाला था। कहीं नजर नहीं आ रहा वह विचित्र युवक? शायद झील की गहराइयों में डूब गया। ऐसे जीवट वाले बुद्धि और विलक्षण व्यक्ति के धनी नवयों की जान लेने का अफसोस रहेगा मुझे। सॉरी, मुझे लड़कियों पर वार करना पसंद नहीं, खासकर उस पर तो बिल्कुल भी नहीं जो पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रही हो। लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। वह लौट आया था, जैसे काल के मुंह पर तमाचे जड़ने के लिए ही पैदा हुआ था वह। तुम? असंभव! कौन से तंत्र का इस्तेमाल किया है तुमने? कोई भी तंत्र सतह को नहीं तोड़ सकता था। मैंने जिस तंत्र का प्रयोग किया उसे दिमाग कहते हैं। तुम्हारे तंत्र की बनाई सतह वाकई अवैध है। फिर तुम बाहर कैसे आए? झील वास्तव में नदी या समुद्र के पानी से ही बनती है। यह झील भी एक भूमिगत प्राकृतिक सुरंग के जरिए द्वीप के बाहर समुद्र से जुड़ी हुई है। बस उसी सुरंग के रास्ते में समुद्री किनारे तक पहुंच गया और यहाँ वापस आ गया। बेवकूफ हो तुम! यहाँ से निकलने का मौका गवाकर वापस मरने आ गए। यह तड़ित तंत्र है। इसकी चपेट में जो भी आता है वह तड़प तड़प कर मरने के बाद ही छूटता है लड़के। वार्निंग के लिए थैंक्स। मैं ध्यान रखूंगा कि ये वार किसी भी हाल में मुझे छूने ना पाए। तड़ित तंत्र बिजली की गति से वार करता है लड़के। कब तक बचोगे? कोई ना कोई वार तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। वाकई कोई ना कोई तड़ित वार मुझे अपना शिकार बना लेगा, लेकिन वह शिकार मैं नहीं होऊंगा, बल्कि तुम होगी। जब से नागरत्न इस कालदीप पर त्रिसर्पी की सुरक्षा में रखा गया है, देव, यक्ष, गंधर्व, रक्ष, इच्छाधारी नाग सभी समय समय पर उसे हाजिर करने की कोशिश करते आए, लेकिन तक्षिका के तंत्रवन को कोई पार नहीं कर सका। तुम यहाँ से आगे बढ़ने वाले पहले प्राणी हो। आगे तो मुझे बढ़ना ही था। पापा ने जो कह दिया था वह तो राज करके ही रहेगा। एक मिनट। नागराज के भीतर एक बहुत ही बुरी आदत हमेशा थी,
जिसके कारण वह कभी भी मेरा उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं हो सका। वह बुरी आदत थी दया भाव। आह, तड़े तंद शिकार, तुम्हारा क्या होगा? आह, तड़े तंद शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान ना ले ले। मैं भी तंत्र के नियमों से बंधी हुई हूँ। इससे मुक्ति अब मुझे मृत्यु के बाद ही मिलेगी। आह, तुम क्या कर रहे हो? इस ब्रह्मांड की हर शक्ति विज्ञान के सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। उम्मीद है कि यह बात तंत्र शक्ति पर भी लागू होगी। अगर यह तंत्र तड़ित यानी करंट पर बेस्ड है तो फिर इस पर अर्थिंग यानी तड़ित चालक का असर भी जरूर होगा। मेरी बेल्ट में लगा यह मेटल स्नेक अर्थिंग का काम करेगा, जिसे मैं लेदर बेल्ट की मदद से एक सिरे से इस तड़ित से कनेक्ट करूंगा और दूसरा सिरा धरती से। आश्चर्य, तड़ित तंत्र ऊर्जा वाकई धरती में समाहित हो गई। पर तुमने ये जानते हुए कि मैं आजाद होते ही फिर तुम्हें मारने का प्रयास करूंगी, मेरे प्राण रक्षा क्यों की? मैं कभी भी किसी निर्दोष की जान नहीं लेता। इस जगह की रक्षा तुम्हारा दायित्व है और तुम सिर्फ इसका पालन कर रही हो। तुम इस पर फिर से वार करने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें बिना मारे हराने का कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि युवक कि तुम नागरत्न धारण करने योग्य हो। तुमने ना सिर्फ मुझे परास्त किया बल्कि मेरी प्राण रक्षा भी की है। अब तुम तक्षिका के तंत्रवन को पार करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उससे पूर्व तुम्हें मेरा एक अनुरोध स्वीकार करना होगा। कैसा अनुरोध? मेरे पदार्थ होते ही इस वन पर छाई मेरी तंत्र ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है। मैं अपने रक्षक की सहयोगी बनना चाहती सहयोगिनी बनना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अपने जिस्म में वास करने वाले बेशुमार नागों में मुझे भी शुमार कर लूं? पर यह कैसे संभव है? मैं मानव रूप त्याग कर नाग रूप में सदैव तुम्हारे शरीर में वास कर सकती हूँ और सदैव तुम्हारी आज्ञा के पालन हेतु प्रतिज्ञाबद्ध रहूंगी। मेरी सभी शक्तियां अब से तुम्हारे आदेश के अधीन होंगी और तुम तक पहुंचने से पूर्व किसी भी खतरे को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। यह प्रथम अवसर था जब किसी इच्छाधारी नाग ने नागराज के शरीर को अपना निवास बनाया था। आने वाले समय में यह संख्या काफी बढ़ने वाली थी और इसकी वजह से मेरी मुश्किलें भी। अपराध के खिलाफ जंग में तुम्हारे जैसा साथी पाकर मेरा उत्साह और जुनून दोगुना हो गया तक्षिका। धन्यवाद राज। लेकिन कालदीप का अभी मात्र प्रथम पड़ाव पार किया था उसने। मुश्किलें अभी और भी थी। वह तक्षिका के तंत्र वन क्षेत्र से निकला तो जा पहुंचा शीत क्षेत्र। तक्षिका के तंत्र वन को पार कर आज तक कोई प्राणी यहां तक नहीं पहुंचा। लड़के, तेरा यहां पहुंचना सिद्ध करता है कि तूने तक्षिका को परास्त कर दिया है। पर यह ना समझ बैठना कि त्रिसर्पी की एक कड़ी परास्त हो गई तो तू शीतिका से भी जीत जाएगा। यदि प्राण प्रिय है तो वापस लौट जा। जंगल के खत्म होती ऐसा लग रहा है जैसे अलास्का पहुंच गया। कालदीप पर नागराज एक के बाद एक दूसरी मुसीबत का सामना कर रहा था तो महानगर में मुझ पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। अपने जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस में प्रयोग करने के लिए आपने विश्व भर से जो दुर्लभ नाग मंगाए थे उनका कंसाइनमेंट मेयर ने जब्त करवा लिया है। जो उसे शक हो चुका है कि प्रोफेसर कि आप इन दुर्लभ नागों का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। दोनों बाप बेटी ने जीना हराम कर रखा है। नरक नाकर्षक यहाँ नहीं है। ऐसा सुअवसर दोबारा नहीं मिलेगा। खत्म कर दो दोनों को। मेरे हुक्म की तामील करने जब करैत और कैचली मेयर के घर पहुंचे उस वक्त नियति वहां अकेली थी। कौन हो तुम लोग? यमदूत समझ ले लड़की, तुझे और तेरे बाप को यमलोक पहुंचाने आए हैं। नरक नाशक मेरा दोस्त है। अगर उसे तुम्हारे समाचार का पता चल गया तो तुम लोग यमलोक जाने लायक भी नहीं बचोगे। बुला ले जितनी मर्जी नरक नाशक को बुला ले। करैत और कैचली के सामने तेरा नरक नाशक नहीं आने वाला। नरक नाशक पुकार पुकार कर गला रूंध गया बेचारी का, पर नरक नाशक ना आया। आता भी कहां से? आपके जहीन मित्र ने इतनी नायाब तरकीब जो निकाली थी, एक तीर से दो शिकार करने की। कहां तुम नरक नाशक? करैत और कैचली के भीतर भी मैंने अपने नैनाइट्स रिसेप्टर्स फिट किए थे, जिनकी मदद से मैं हर पल का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। मेरे जल्लाद किसी भी पल एक निरीह असहाय चिड़िया जैसी नियति की गर्दन मरोड़ने वाले थे। पर उसी समय वह घटना घट गई जिसके घटने की कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। दूर रहो लड़की से। अपनी लैब से करैत और कैचली पर नजर रखता मैं यह दृश्य देखकर कुर्सी से नीचे गिरते गिरते बचा। शंकर शहनशाह, अगर इसे खरोच भी आई तो तुम दोनों को और तुम्हारे मालिक को फाड़ कर सुखा देगा शंकर शहनशाह। मैं जानता हूं कि तुम दोनों को यहां नागमणि ने भेजा है। तू यह कैसे जानता है? यह तो पता नहीं, पर अच्छा ही हुआ कि तू खुद यहां आ गया।
मेयर और उसकी बेटी के साथ साथ तेरी मौत की खुशखबरी भी देंगे हम प्रोफेसर को। मेरी कनपटिया शंकर शहनशाह को वहां देखकर ही सनसना रही थी, पर अभी सबसे बड़ा अजूबा तो मेरे सामने आने बाकी था। मूर्खों, पूरी तैयारी के साथ आया हूं मैं। उसके आदेश पर उसकी आस्तीन में मौजूद नाग हवा में सरसराया। विषप्रिय, खत्म कर दो इन दोनों को। मेरे हुक्म का गुलाम है ये इच्छाधारी नागों का राजकुमार। तुम अदने से विष पुरुष भला कहां टिकोगे इसके आगे। इनकी आत्माएं भी शरीर से चूर चूर होकर बाहर निकलनी चाहिए विषप्रिय। जो आज्ञा स्वामी। दुरुड़ दुरुड़। मेरी कुंडली से इनकी आत्माएं खंड खंड होकर ही निकलेंगी स्वामी। इच्छाधारी नाग। जी हाँ दोस्तों, मैं जिन इच्छाधारी नागों को हासिल करने की हसरत बरसों से पाले घूम रहा था, उसे अपनी आस्तीन में पाले बैठा था वह कम बखत। बोल बम। करैत और कैचुली मेरे सबसे शक्तिशाली विष पुरुष थे, लेकिन किसी इच्छाधारी नाग के सामने टेक पाना उनके बस की बात नहीं थी। बोल बम। दुरुड़ दुरुड़। मृत्यु के बाद भी इंसान की आंखें 6 घंटे तक जीवित रहती हैं। करैत और कैचुली की आंखें भी, आंखों में फिट रिसेप्टर्स उनकी मौत के बाद भी काम कर रहे थे। चिराग के जिन्न की तरह अपने मालिक के आदेश का पालन करके दोबारा शंकर शहनशाह की आस्तीन में समा गया वह इच्छाधारी। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? लड़की की ओर घूमा वह मेरे मन में आस जगी कि कम से कम नियति का तो काम तमाम करेगा वह। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अकेले नहीं आता। मेरा बुरा वक्त भी बेशुमार दुश्वारियों के साथ आ रहा था। तुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में तुम्हें सोच भी नहीं सकता मेरी बच्ची। पापा, आप शंकर शहनशाह हैं? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक नियति के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।